दोस्तों, सिगरेट इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक इंडस्ट्रीज में से एक है। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। और आज हम सब जानते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 1964 से पहले जिस तरह आज डॉक्टर्स एंटीसेप्टिक और टूथपेस्ट प्रमोट करते हैं, उसी तरह 1964 के पहले डॉक्टर्स सिगरेट भी प्रमोट करते थे। यकीन नहीं होता ना? ये देखो। Tobacco companies hiring doctors and celebrities to promote their products. That's right. But a camel's always a pleasure. Yes, folks, the pleasing mildness of a Camel is just as enjoyable to a doctor as it is to you or me. More doctors smoke Camels than any other cigarette. तो आप समझ रहे हो, कैंसर तो दूर की बात, डॉक्टर्स सिगरेट्स को एक हेल्दी प्रोडक्ट बोल के बेचते थे, क्योंकि तब तक किसी को ये नहीं पता था कि सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन 11 जनवरी 1964 को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरी सिगरेट की इंडस्ट्री रातों रात हिल गई। इस घोषणा में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये घोषित किया दैट सिगरेट कॉजेज कैंसर, यानी सिगरेट से कैंसर होता है। Today they got a message from the United States Surgeon General. Cigarette smoking is a major cause of lung cancer in men. Cigarette smoking contributes substantially to mortality from certain specific diseases and to the overall death rate. और इस घोषणा के अगले कुछ सालों में 1970 तक जितने भी सारे सिगरेट कंपनीज थे उनको अपने एड्स बंद करने पड़े और टीवी और रेडियो में सिगरेट एड्स बैन कर दिए गए। और इसी वजह से जितने भी सिगरेट कंपनीज थे उनकी स्टॉक्स क्रैश हो गए, उनकी सेल्स कम हो गए और कुछ कंपनीज तो बंद भी हो गई। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी कंपनी थी जिसके सेल्स गिरने के बजाय बढ़ने लगे और इतने बढ़ गए कि ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का नाम है फिलिप मॉरिस और इनके ब्रांड का नाम है मार्लबोरो सिगरेट्स। Marlboros were in such demand that additional packaging equipment had to be air freighted from England. Sales went through the roof. But today Marlboro is more than just America's fastest growing cigarette. It's also the leading American brand overseas. This is the story of a cigarette called Marlboro. और पूरी दुनिया ये देख के हैरान हो गई कि कैंसर की घोषणा से पहले जिस कंपनी का नाम मार्केट में कोई भी नहीं जानता था, वही कंपनी कैंसर अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी बन गई। इनफैक्ट आज मार्लबोरो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इनके अगले 10 कॉम्पिटिटर्स को मिला लो ना, फिर भी इनकी सेल्स का कोई मुकाबला नहीं। तो सवाल यह है, जब सारी कंपनीज डूब रही थी तो मार्लबोरो में ऐसी क्या खास बात थी कि वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है? ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कैंसर अनाउंसमेंट के बाद मार्लबोरो के सेल्स बढ़ने लगे? और इस चालाक बिजनेस स्ट्रैटेजी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये YouTube चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक खास इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमें इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मार्लबोरो की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना होगा और वो है एस्पिरेशन, यानी आकांक्षा। आकांक्षा एक ऐसी भावना है जिसकी वजह से हम किसी और इंसान की तरह बनने की चाहत रखते हैं। और जब वो कोई स्टार प्लेयर हो तो उससे पैदा होती है रोल मॉडल इफेक्ट, यानी जब भी हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और इसी रोल मॉडल इफेक्ट को यूज करके मार्लबोरो लेकर आया एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसे आज दुनिया लाइफस्टाइल मार्केटिंग के नाम से जानती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और MRF बैट। दोस्तों, अगर आपने बचपन से सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है तो आपको याद है सचिन तेंदुलकर कौन सा बैट इस्तेमाल करते थे? सचिन तेंदुलकर ज्यादातर MRF बैट्स इस्तेमाल करते थे और हर दुकान में MRF की बैट्स तो मिलते ही थे। और अगर आपको याद है तो आपके पास तब हमेशा 2 चॉइसेस होते थे, एक साधारण बैट और दूसरा ये MRF का बैट। तो आप मुझे बताओ, आपने उस टाइम कौन सा बैट खरीदा? ऑफ कोर्स MRF खरीदा, राइट? क्यों? क्योंकि मन ही मन हमें ऐसा लगता था कि हम सचिन के बैट से खेल रहे हैं। और उसके बाद जब धोनी रीबॉक का बैट इस्तेमाल करने लगे तो हम भी रीबॉक बैट्स खरीदने लगे।
और इसी तरह आज की जनरेशन विराट कोहली को देख के MRF बैट्स लेती है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ये 10 साल बाद मालूम पड़ा कि MRF का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री, यानी MRF एक रबर फैक्ट्री है, ना कि एक बैट बनाने वाली कंपनी। और उस टाइम पर MRF बैट्स बनाता ही नहीं था। तो अब सोच के देखो, क्या आपने MRF बैट इसलिए खरीदा क्योंकि वो बैट बेहतर था? क्या आपने इसलिए खरीदा क्योंकि उस पर MRF का ब्रांड नेम था? नॉट एट ऑल, क्योंकि हमें तो ये भी पता नहीं था कि MRF का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने बस MRF बैट इसलिए लिया क्योंकि वो बैट से सचिन तेंदुलकर खेलते थे और उसी बैट से आज विराट कोहली भी खेलते हैं। बस इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं था। और यही है दोस्तों रोल मॉडल इफेक्ट का असर, जहां लोग प्रोडक्ट ना ब्रांड के लिए खरीदते हैं ना प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ अपने आदर्श, अपने आकांक्षाओं और अपने रोल मॉडल के लिए खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रोडक्ट को यूज करके ऐसा लगता है कि वो अपने रोल मॉडल जैसे बन रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों नाइकी ने लगाया जॉर्डन शूज के लिए। अगर आप NBA को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि माइकल जॉर्डन अमेरिकन बास्केटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। Michael Jordan has a name. Two-time Olympic gold medalist, five-time NBA most valuable player, 14-time NBA All-Star, and six-time NBA World Champion. Your close friend, Michael Jordan. Because Michael Jordan is the Michael Jordan of greatness. Michael Jordan at his best. There's very few people on this planet that can do this. और नाइकी ने जॉर्डन के साथ मिलकर एक शू बनाया जिसका नाम पड़ा एयर जॉर्डन। और माइकल जॉर्डन से ये कहा गया कि वो एयर जॉर्डन शूज अपने हर गेम में पहने। इनफैक्ट NBA के रूल के हिसाब से एयर जॉर्डन के कलर्स के जूते बैंड थे और हर गेम के लिए नाइकी को इन जूतों की वजह से $5,000 का फाइन भरना पड़ा। लेकिन फिर भी नाइकी ने हर गेम के लिए $5,000 फाइन भरा। इतना सब कुछ नाइकी ने सिर्फ इसलिए किया ताकि माइकल जॉर्डन एयर जॉर्डन शूज पहने। एंड गेस व्हाट, जिस तरह हमने बचपन में MRF बैट्स खरीदे, उसी तरह अमेरिकन्स ने एयर जॉर्डन शूज खरीदे। और आपको पता है, नाइकी ने ये सोचा था कि वो एयर जॉर्डन से 3 साल में कुछ 24 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया ये देख के हैरान हो गई कि पहले ही साल में नाइकी ने एयर जॉर्डन से 1000 करोड़ रुपए कमाए। और आज भी, यानी माइकल जॉर्डन के रिटायर होने के 25 साल बाद भी, नाइकी हर साल एयर जॉर्डन शूज से 50,000 करोड़ रुपए कमाता है। ये है दोस्तों लाइफस्टाइल मार्केटिंग और रोल मॉडल इफेक्ट का कमाल। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लाइफस्टाइल मार्केटिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट को एक ऐसा सुपर पावर मिल जाता है जिससे कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि अपने रोल मॉडल के लाइफस्टाइल को पाने के लिए पैसा देता है। और आपका प्रोडक्ट एक जरिया है जिससे आपका कस्टमर अपने रोल मॉडल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अब सवाल ये है कि कैंसर अनाउंसमेंट के बाद कोई भी सेलिब्रिटी मार्लबोरो तो प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मार्लबोरो ने सिगरेट्स पर लाइफस्टाइल मार्केटिंग कैसे अपनाया? That cigarette smoking contributes substantially to mortality from certain specific diseases and to the overall death rate. दोस्तों, ये कहानी है 1964 के अनाउंसमेंट के बाद की। और इस टाइम पर कई सारे कंपनीज ने मार्केट में टिकने के लिए अलग अलग तरीके लगाए। कुछ ब्रांड्स ने ऐसे रिपोर्ट्स निकाले जिसमें ये बोला जा रहा था कि सिगरेट्स असल में सेफ हैं, और कुछ ब्रांड्स स्मोकिंग को जस्टिफाई करने लग गए। लेकिन उस टाइम पर मार्लबोरो ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर माना जाता है, और उस कैरेक्टर का नाम था मार्लबोरो मैन। No, you don't see many wild stallions anymore. 1955 saw the debut of the Marlboro Man ad campaign starring lifeguards, sailors, and construction workers. They were a breed apart and became known as the Marlboro Man, and the Marlboro image started to emerge. But it was the ultra-masculine cowboy with the 10-gallon hat that may have had the biggest impact on sales. तो सवाल ये है कि मार्लबोरो मैन में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से मार्लबोरो इतना बड़ा ब्रांड बन गया? दोस्तों, अमेरिका में 1970s में एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी जिसका नाम था रगेड इंडिविजुअलिज्म। यानी जैसे आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर चल रही है जहां हर बच्चा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसी तरह अमेरिका में एक ऐसी लहर चल रही थी जहां हर आदमी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी का शौकीन था।
और इसी का फायदा उठाया बहुत सारे ब्रांड्स ने, जैसे लिवाइस, रैंगलर, जीप और ओल्ड स्पाइस। ये सारे ब्रांड्स ने अपने एड्स में दमदार मर्दों को अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हुए दिखाए। और यहीं पर आया मार्लबोरो मैन। मार्लबोरो मैन को 1970s की एड में एक मजबूत और कसरती काउबॉय की तरह दिखाया गया था। और जैसे आज की जनरेशन के लिए जेम्स बॉन्ड स्टाइल का प्रतीक है, वैसे ही उस समय मार्लबोरो मैन एक आजाद, रफ एंड टफ और दयालु इंसान का प्रतीक था। इसे आप इंडियन सिनेमा के बाहुबली जैसे समझ सकते हैं। और बाहुबली की तरह 1970s के एडवर्टाइजमेंट्स में मार्लबोरो मैन को हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाते थे और कभी पपी को प्यार करते हुए दिखाते थे। और आप जानते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक किरदार होते हुए भी आज लोगों के लिए एक प्रेरणा है, ठीक वैसे ही 1970 के दशक में मार्लबोरो मैन अमेरिकन आदमियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। और जिस तरह आज लोग KGF और कबीर सिंह देख के सिगरेट को कूल मानते हैं, उस टाइम मार्लबोरो मैन की वजह से अमेरिकन्स सिगरेट्स को कूल मानने लगे। और सबसे खास बात यह है कि जब लोग सिगरेट खरीद रहे थे तो असल में वो सिगरेट नहीं बल्कि एक ख्वाब, एक एस्पिरेशन खरीद रहे थे। ये थी मार्लबोरो मैन की एस्पिरेशन और रोल मॉडल इफेक्ट की ताकत। और मार्लबोरो मैन का ये मार्केटिंग कैंपेन इतना हिट हुआ कि एक ही साल में मार्लबोरो मैन अमेरिका के टॉप 5 सिगरेट ब्रांड्स में शामिल हो गया। और आपको पता है इन सारे एड्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इन सारे एड्स में सिगरेट को बस 2 से 5 सेकंड के लिए दिखाया जाता था। और 1970 के बाद इन एड्स में मार्लबोरो ने सिगरेट दिखाना ही बंद कर दिया। पूरे एड का ध्यान सिर्फ मार्लबोरो मैन और उसकी पर्सनैलिटी पर होता था। इसी वजह से दोस्तों, कैंसर की घोषणा के बाद भी मार्लबोरो के सेल्स बढ़ते गए और आज मार्लबोरो दुनिया का सबसे बड़ा सिगरेट ब्रांड बन चुका है। यह है दोस्तों मार्लबोरो सिगरेट्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी की कहानी। तो अब सवाल यह है कि इस बिजनेस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1, जब भी आपके इंडस्ट्री में कोई आपत्ति आए, हमेशा याद रखो कि हर आपत्ति में एक मौका छुपा होता है। जैसे हमने इस कहानी में ये देखा कि जैसे ही कैंसर की घोषणा हुई, सारी कंपनीज ने इस स्थिति को एक आपत्ति माना, लेकिन मार्लबोरो ने इसी घोषणा को एक मौका समझा और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है। लेसन नंबर 2, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ जाओ ना दोस्तों, तो आप एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। तो इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने से पहले जरा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ना। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये 3 किताबें रेकमेंड करूंगा। नंबर 1, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। Number 2, Start with Why by Simon Sinek. And number 3, 22 Immutable Laws of Marketing. And lastly, हमेशा ये याद रखो कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक इमोशन बेचने के बारे में है। तो अगर आप अपने कस्टमर के इमोशन को टारगेट कर पाए, उनके एस्पिरेशन यानी उनके आकांक्षाओं को समझ पाए, तो आप अपने ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। तो चाहे वो लाइफस्टाइल के नाम पर सिगरेट बेचना हो या हेल्थ के नाम पर रिफाइंड ऑयल। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल गुड ब्रांड्स सेल यू अ प्रोडक्ट, क्लेवर ब्रांड्स सेल यू एन इमोशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह और बिजनेस केस स्टडीज के बारे में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये लाइक और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.